न पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम टारगेट पर। आज की हमारी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये क्लास है साइंस की। साइंस में यहाँ पर हम सारे कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है और ये जो वीडियो है ना सभी एग्जाम के लिए मतलब ताबड़तोड़ है, जबरदस्त है और पूरा ये ना स्टैंडर्ड लेवल का है। तगड़ा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के रिक्वेस्ट पर। ये तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेट किस बात का है, चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां कैसी होती हैं? देखिए आप लोगों को बस इतना काम करना, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ एकदम से क्वेश्चन की रिप्लाई करते रहना फटाफट से। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे ना, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन जो साथ में साइड फैक्ट्स बताते चलेंगे वहाँ से भी आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। मान लेते हैं ये नहीं वो पूछा जाए, तो साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलेंगे, जिसे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, केवल रेखित पेशी, ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स, स्ट्रिप्ड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, जंतुओं में 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, रेखित होती हैं, स्ट्रिप्ड अथवा इसे हम कहते हैं स्ट्रिएटेड, ठीक है। और दूसरी होती है अरेखित, नॉन स्ट्रिप्ड। और तीसरी होती है हृदयी पेशियां, कार्डियक पेशियां होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, इनमें से केवल जो रेखित पेशी होती है यही अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। केवल रेखित पेशियां ही अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, अरेखित पेशियां कभी भी अस्थियों से जुड़ी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हृदय पेशी अलग है, अरेखित, और इसके साथ साथ में देखिए अरेखित जुड़ गया तो ये विकल्प भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है। करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प आपका सी सही हो जाता है, 29 है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज 29। तो मनुष्य में आपको बताते चलते हैं 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क का खोल यानी कि कपाल, क्रैनियम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्रैनियम बनाती हैं, ठीक है, जिनकी गुहा को हम कपाली गुहा कहते हैं। ये 8 हो गई। बचती 14 अस्थियां चेहरे का कंकाल बनाती हैं और 6 अस्थियां मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां बनाती हैं। इसके अतिरिक्त जीवा के आधार पर स्थित घोड़े के नाल के आकार की एक हायोइड बोन होती है, जिसे हम कहते हैं कस्टिका अस्थि। तो इस प्रकार मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां हुई और साथ ही साथ में एक हायोइड बोन को जोड़ेंगे तो ये पूरी 29 हो जाती है। पूरा जोड़ लीजिएगा, लास्ट में कस्टिका अस्थि जो है या फिर हायोइड बोन उसको जोड़ेंगे तो पूरी 29 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। मनुष्य के मध्यकर्ण में अस्थियों का सही क्रम क्या है? मनुष्य के मध्यकर्ण में अस्थियों का सही क्रम क्या है? चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, शाबाश, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, MIS। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे। सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे, दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन का कलेक्शन आपको पसंद आएगा तो बिना लाइक किए हुए आप जा नहीं सकते हैं, और ज़्यादा नहीं, अपने कम से कम 5 दोस्तों में आपको शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है, MIS। तो स्तनधारियों का जो मध्यकर्ण होता है, मिडिल ईयर, मैलियस का M, इंकस का I और स्टेपीज S। तो MIS हुआ कि नहीं हुआ? तो MIS होता है, ये बाहर से अंदर की तरफ हमने बताया आपको, ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। अब आपको बताते चलते, जो मैलियस होता है, ध्यान से सुनिए, मैलियस जो होता है ये आर्टिकुलर बोन का रूपांतरण होती है, ठीक है। और जो इंकस होती है, दूसरी इंकस होती है, ये क्वाड्रेट अस्थियों का रूपांतरण होती है। और जो स्टेपीज होती है, स्टेपीज
ये हायोमैंडिबुलर अस्थियों का रूपांतरण होती है। स्टेपीज स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि है, सबसे छोटी स्टेपीज जो होती है, ये पूछा जाता है। स्टेपीज ये स्तनधारियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि है। अच्छा, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? सभी को पता है, तो आप लोग नीचे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। और ये जांघों में पाई जाती, मैंने इतना हिंट दे दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या बनता है? आपको बताना है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प डी, लैक्टिक एसिड बनता है। विकल्प आपका डी सही होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां जो होती हैं वो थक जाती हैं। यह मुख्यतया पेशी ऊतकों में लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है। इस प्रक्रिया को कुराई साइकिल द्वारा समझा जाता है, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा अपने वसीय विलयन से प्राप्त नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अपने वसीय विलयन से प्राप्त नहीं हो सकता है? विटामिन ए है, सी है, डी है, ई है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, विटामिन सी। आपको बताते चलते हैं, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ई, के। इसकी मैंने ट्रिक आपको बताई है। अगर इसको आगे पीछे करेंगे तो कीड़ा बनता है ना। कीड़ा, अगर आप एक इमेजिन करिए, तेल में डूबने पे कीड़ा मर जाता है, तो तेल क्या होता है? वसा होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हुए? कीड़ा हो गया। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए हो जाता है। और जबकि जल में घुलनशील विटामिन, इसके अलावा जो बचता है विटामिन बी और सी बचता है। तो जो वसी विलयन है, इससे वसी विलयन से केवल वसा में घुलनशील विटामिन ही प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, जो कि है जल में घुलनशील। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है किसका? वसा है, ग्लाइकोजन है, रुधिर प्रोटीन है, पेशी प्रोटीन है। विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, ग्लाइकोजन का। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जो है ये है पॉलीसैकेराइड है, जो कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का ये संचित रूप है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्लाइकोजन है जंतुओं में संचित होता है, और ये संचित जो होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का ये संचित रूप होता है, और साथ ही साथ में ग्लाइकोजन का जो संग्रह होता है कहाँ पर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ पर होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह लीवर और मसल्स में होता है, यकृत और पेशियों में होता है इसका संग्रह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होती है? गुर्दे की जो पथरी होती है किसका क्रिस्टल होती है? चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, शाबाश, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। देखिए एकदम से स्लो नहीं रहना है आपको, पूरी एक्टिव रहिए, एनर्जेटिक होकर के रिप्लाई आपको करनी है, पूरी एनर्जी के साथ। जोश और जुनून आप में दिखना चाहिए भाई, जोश और जुनून आप में दिखना चाहिए। जब तक जोश और जुनून नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कितना भी पढ़ते रहेंगे एक बस ठीक है, अच्छा पढ़ लिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो जोश रहेगा ना तो चीज़ें आपकी मेमोरी में भी अच्छी तरीके से फीड होती रहेंगी। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट है। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होती है। इसके अतिरिक्त आपको बताते चलते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल भी होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल वृक्क के अतिरिक्त और कहीं भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब गुर्दे की पथरी पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प आपका सी से होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। लेकिन आपको मैंने एक्स्ट्रा ये बताया कि यूरिक एसिड के भी क्रिस्टल होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल वृक्क के अतिरिक्त और कहीं भी हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर अगर ये करके पूछा जा रहा है तो ये सही नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है। लार में उपस्थित आपको बताना है विकल्प आपका कौन सा सही होगा। बहुत ही बढ़िया, पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, लाइसोजाइम है, या फिर टाइलिन है। विकल्प सी सही हो जाता है, लाइसोजाइम है। जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम एक जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है जो शरीर के बहुत से तरल में पाया जाता है। एग्जाम्पल में आंसू है, लार है, पसीने में, इन सभी में पाया जाता है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, लार में उपस्थित जो मंडपाचक एंजाइम होता है स्टार्च पाचक जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टाइलिन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर विकल्प आप सभी के सामने है, आमाशय है, अग्नाशय है, यकृत है। विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है बी, अग्नाशय। विकल्प आपका बी सही होता है, अग्नाशय। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय के अग्नाशयी रस जो पैंक्रियाटिक जूस है इससे स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अग्नाशयी रस जो होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है और सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्षारी होता है। इसका जो मीडियम होता है एसिडिक नहीं होता है, क्षारी होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, किसका पाचन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन किस में करता है? छोटी आंत में करता है, ध्यान रखिएगा। ये एंजाइम जो होता है निष्क्रिय, ये इसका मेनली ये फंक्शन कैसे करता है? तो ये जो एंजाइम होता है ना निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है, निष्क्रिय फॉर्म में होता है। आंत में पहुंचने पर ही छोटी आंत से स्रावित एंट्रोकाइनेज एंजाइम द्वारा सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। ये इसकी पूरी एक तरीके से मैकेनिज्म चलती है, पूरी क्रियाविधि चलती रहती है इसकी, तो ऐसे है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब चलिए लिख के बता देते हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा। ये एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। और जब ये आंत में पहुंचता है ना, जब आंत में पहुंच जाता है ये एंजाइम, तो ये छोटी आंत से स्रावित होता है एक एंजाइम जिसका नाम है एंट्रोकाइनेज। क्या नाम है? एंट्रोकाइनेज इसके द्वारा सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, मांसपेशियों द्वारा। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपको टर्म्स जो होते हैं इंग्लिश में अगर होते हैं तो ये न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक का कॉन्सेप्ट होता है। न्यूरोजेनिक तंत्रिकाजन होता है और मायोजेनिक यहाँ पर हो जाता है मांसपेशियों द्वारा। तो कशेरुकियों में जिनमें वर्टिब्रिक कॉलम पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो ये कशेरुकियों में बांटी गई है और बहुत सारी उसमें कैटेगरीज हैं। तो मेन जो पॉइंट होता है वो बताते चलते हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। तो कशेरुकियों के हृदय में उपस्थित जो पेसमेकर या फिर हम उसे कहते हैं एसए नोड, ये खुद हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है। इसीलिए कशेरुकियों का जो हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है, पेशीजन होता है। जबकि जो निम्न स्तर के जंतु होते हैं इनका हृदय तंत्रिकाजन होता है, न्यूरोजेनिक होता है, ध्यान रखिएगा। निम्न जंतुओं की बात करते हैं तो जो जिसमें कि अकशेरुकी आ जाएंगे, और कशेरुकी में जो होता है ये होता है मायोजेनिक होता है। क्लियर है? ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस श्वेत रक्ताणु में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है? बेसोफिल है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है या फिर इयोसिनोफिल है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही है। विकल्प आपका बी सही हो जाता है, मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट के बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट कौन सी है? तो ये इसका जवाब हो जाता है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु होती है, इनका केंद्रक सेम के बीच बीन जैसा होता है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, जितने इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो बताते हुए हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सॉन और डेंड्राइट की संधि क्या कहलाती है? एक्सॉन और डेंड्राइट की संधि क्या कहलाती है? द जंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड, प्रतिसारण इसे कहते हैं रिले। जो टर्म्स होते हैं थोड़े से आपको टफ लग जाते हैं हिंदी के। और युग्मानुबंध साइनेप्स, और चालन क्षेत्र कंडक्शन जोन, और साइटोन को साइटोन ही कहते हैं। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, युग्मानुबंध कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। तो युग्मानुबंध वह संरचना है जहाँ पर एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के एक डेंड्राइट से मिलता है। आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, ये होता है, ये पूरे न्यूरॉन की संरचना हो जाती है। ये मतलब पूरे एक तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, यहाँ पे ये डेंड्राइट होते हैं, ठीक है। और ये एक जो डेंड्राइट बढ़ जाता है उसे कहते हैं एक्सॉन, ठीक है।
जो ये एक्सॉन है, तो जैसे मतलब यहाँ पर इसके भी थोड़े से इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसका एक्सॉन, और दूसरी जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका डेंड्रॉइड। मतलब ये स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, राइट, ये देखिए ऐसे, तो ये मान लेते हैं ये एक्सॉन हुआ, इसमें भी कुछ इस तरीके की संरचनाएं होती हैं। संरचना होने के देखिए पूरे शरीर में किसी सूचना का संचारण कैसे होता है, जब तक एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका के टच में नहीं होगी, मतलब एक पूरा तार जैसे है बिखरा हुआ रहेगा, तभी तो यहाँ से कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो तभी तो वो आगे तक बढ़ता जाएगा ना। तो यहाँ पर ये जो दूसरे अब तंत्रिका कोशिका की संरचना होगी उसका ये बना होगा ना ऐसे वाला, तो ये वाला फिर ये इसके टच में रहेगा, यानी कि इसका डेंड्रॉइड, एक तंत्रिका कोशिका का डेंड्रॉइड उसके एक्सॉन से मिला होता है। स्ट्रक्चर तो बहुत नहीं बन पाया, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझने की कोशिश करें, समझ आया तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ से इसका टच रहता है, तो यहाँ से जो भी सूचना जो भी इसको मिलता है तो ये इस तरीके से आगे पूरे शरीर में बढ़ती जाती है, राइट। तो इसकी संधि क्या कहलाती है, युग्मानुबंध कहलाती है, सिनेप्स कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से मिलता है। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल जो होती है उसके 3 भाग होते हैं मेनली, साइटोन होता है, एक्सॉन होता है और डेंड्रॉन होता है। साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन, ठीक है। डेंड्रॉन होता है और साइटोन ये इसका केंद्रक वाला भाग होता है, जो ये बीच का भाग होता है ये साइटोन होता है, और डेंड्रॉन ये होता है जो कि एक मतलब ऐसे संरचना निकली हुई ना धागे जैसी वो, और फिर उसमें से एक जो बढ़ जाती है उसको एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। तो साइटोन इसका मुख्य भाग, ये केंद्रक यानी कि ये वाला भाग होता है, कोशिका का कहते हैं, जिसे सेल बॉडी कहते हैं, जहाँ से एक एक्सॉन और कई डेंड्रॉन निकले होते हैं। एक्सॉन वही जो बढ़ जाता है, एक्सॉन वो कहलाता है, ठीक है। तो एक एक्सॉन होगा जिससे कि दूसरे जो नर्व सेल होती है उसका डेंड्रॉन जाकर के जुड़ जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से किसे भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? भावनात्मक मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इमोशनल ब्रेन किसे कहते हैं? RAS सेरिबेलम, लिम्बिक लोब वाला मतलब लोब, कार्पस कैलोसम। विकल्प यहाँ पर आपका C हो जाता है, लिम्बिक लोब, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन और सेरेब्रम के कुछ भाग मिलकर के लिम्बिक वलय का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क का जो डायनसेफेलॉन होता है और सेरेब्रम के कुछ भाग मिलकर के ये लिम्बिक लोब का निर्माण करते हैं, और इससे जनरली भावनात्मक मस्तिष्क यानी कि इमोशनल ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये ना जानते हैं भावनात्मक व्यवहार, जैसे कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि खुशी, दुख, डर इत्यादि को ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है पूरी तरीके से, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि भावनात्मक मस्तिष्क है ये। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, जंतुओं में प्राथमिक सूचना वाहक होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर्स कौन से? एंजाइम को कहते हैं, कोएंजाइम को कहते हैं, हार्मोन को कहते हैं, या फिर CAMP। विकल्प यहाँ पर आपका C से हो जाता है, हार्मोन्स को कहते हैं। हार्मोन को प्राथमिक रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं, क्योंकि ये जंतुओं के शरीर में सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने का ये काम करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ाता है, हृदय स्पंदन, रक्तदाब, या फिर दोनों को बढ़ाता है, या फिर कोई काम नहीं करता है, खाली ये पड़ा रहता है। हाँ, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है C, इनमें से दोनों का काम करता है। आप सभी को पता है एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है? तो इसका होता है एड्रेनल ग्रंथि से। उसमें भी एड्रेनल जो ग्लैंड होती है इसके मेडुला भाग से ये स्रावित होता है। और आपको बताते चलते हैं, ये संकटकालीन परिस्थितियां जब होती है ना, जैसे कि संकटकालीन परिस्थितियां जैसे उस कौन सी हो सकती हैं? एक्सीडेंट हुआ, बेचैनी हुई, डर हुआ, कुछ पेन हुआ, इन सभी में मनुष्य को निर्णय लेने में सहायता करती है। इसीलिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन भी कहलाता है ये। और ये हृदय स्पंदन की दर, सामर्थ्य, हृदय स्पंदन की दर के साथ साथ इसकी जो सामर्थ्य होती है उसको दोनों को बढ़ा देता है। इससे रक्तदाब,
रक्त संचरण और नाड़ी स्पंदन दर बढ़ जाती है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर सारी चीज़ें घुमा फिरा करके कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्नाशय स्रावित करता है। अग्नाशय क्या स्रावित करता है? पैंक्रियोजाइमिन, एंजियोटेंसिन या सोमेटोस्टेनिन। बिल्कुल सही जवाब है विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन, स्टेनिन, NIN। तो आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो अग्नाशय होता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में लैंगर-हैंक्स की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन पे पूछा गया है कि लैंगर-हैंक्स की दीपिकाएँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो किस अंग में पाई जाती है। तो बड़े सारे नाम दिए रहेंगे विकल्प में, आपको यहाँ पर अग्नाशय ही चुनना है। अग्नाशय, पैंक्रियाज। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, ये इनके खोजने के नाम पे है लैंगर-हैंक्स की दीपिकाएँ, आइलेट्स ऑफ लैंगर-हैंक्स कहा जाता है। तो इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें पहली है अल्फा कोशिका। अब पहले तो हम आपको सारे नाम बता देते चारों। अल्फा कोशिकाएँ, फिर बीटा कोशिकाएँ हैं, फिर उसके बाद से डेल्टा हैं, फिर उसके बाद से PP या फिर F कोशिका है। करेक्ट, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बताते चलते अल्फा कोशिका से क्या होता है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना हम एक बार में कवर कर देंगे, तो इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तामझाम मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा तो दूसरा आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जितने भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट वो सारे कवर हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बस इतने में ये सारे क्वेश्चन, जब भी ये पॉइंट उठाएंगे ना तो यहाँ से गया तो ये पूछ सकते हैं किस अंग से स्रावित होता है, सोमेटोस्टेनिन, या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगर-हैंक्स किस अंग में पाई जाती हैं, ये पूछ लेगा। फिर उसके बाद से ये पूछेगा इसमें से कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, या फिर कोशिकाओं का नाम देकर के पूछा जाएगा कि किसका श्रावण करती हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने अल्फा कोशिकाएं बताई हैं, तो इससे ग्लूकागान का श्रावण होता है, ग्लूकागान का श्रावण होता है, ठीक है, ग्लूकागॉन। अब ये हो गया बीटा सेल, इससे इंसुलिन का श्रावण होता है। किसका होता है? इंसुलिन का होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम बताते चल रहे हैं, इसी पे हो जा रहा है पूरा। और जो डेल्टा या फिर डेल्टा को ही गामा कोशिका कहते हैं, इससे सोमेटोस्टेनिन का श्रावण होता है। जो ये सोमेटोस्टेनिन पूछा गया है ना, ये यहीं से पूछा गया। जब आपको डिटेल जानकारी नहीं होगी तो फिर आप यहाँ पर फंस जाएंगे। बस खाली आपके दिमाग में इंसुलिन ज़्यादा होता है, इंसुलिन। अब वो इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना कि आगे आने वाले एग्जाम में उतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, तो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो PP कोशिका है या F कोशिका है, इससे जो होता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का श्रावण होता है। क्या होता है? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का श्रावण होता है। इतनी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ गई तो ये क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाता है अग्नाशय से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवरक्षक हार्मोन का स्राव होता है। जीवरक्षक हार्मोन का स्राव होता है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। जीवरक्षक हार्मोन का स्राव होता है, बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है एड्रिनल्स। कहाँ से? एड्रिनल से। विकल्प आपका डी सही होता है। देखिए, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित विभिन्न जो हार्मोन होते हैं आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को सामान्य बनाए रखने में सहायता करते हैं। आपको मैंने बताया, इसके अतिरिक्त इसके कुछ हार्मोन्स जो होते हैं आघात या मतलब शॉक की अवस्था में जीवन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताते चलते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, पहला है मिनरलोकार्टिकॉइड्स, लिख दें, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, ठीक है। ये मुख्य जीवन रक्षक हार्मोन शरीर में लवण और जल का संतुलन बनाता है। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा नोट करिए। दूसरा कॉर्टिसोल, कार्टिसोल है, और ये जो आघात वाली परिस्थितियां होती हैं इसमें जीवन की रक्षा करता है। और फिर यहाँ पर आता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ये आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, पीछे के क्वेश्चन में इससे कवर कराया था, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका डी, एड्रेनल।
करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। क्वेश्चन है शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर्स इन। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है एपिडिडाइमिस, और फिर शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, नन ऑफ दीज। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है ये एपिडिडाइमिस में। नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है मुख्यतया एपिडिडाइमिस में होता है। यहाँ पर आपको लिख देते हैं, यहाँ पर शुक्राणुओं का संचय होता है और उसमें मोबिलिटी, गतिशीलता भी आती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक ने खोज की। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने केंद्र की, कोशिकी या विभाजन की, कोशिका की। चलिए जल्दी से बताइए विकल्प आपका कौन सा सही होगा, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, कोशिका, सेल की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोशिका नाम दिया था। और ये तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा था। किस में छपा था? इनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया में छपा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है किसमें? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? रूट टिप है, जड़ाग्र, शूट टिप है, फ्लोरल बड है, किसमें होता है? विकल्प आपका सी से हो जाता है पुष्पकली में, फ्लोरल बड होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन से संबंधित कोशिकाओं में होता है। ध्यान रखिएगा, केवल जनन से संबंधित कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसके रिजल्ट में फलस्वरूप बनने वाली कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आधी हो जाती है, ठीक है। और ये विभाजन जो होता है एंजियोस्पर्म्स में, आवृतबीजी पौधों में पुष्प या फिर पुष्पकली में बीजाणु निर्माण, जब स्पोर फॉर्मेशन होता है उसके समय होता है। ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म्स में, जो कि आवृतबीजी पौधे होते हैं। अब यहाँ पर आवृतबीजी का कॉन्सेप्ट किसको किसको पता है, हमें थोड़ा सा बताएंगे तो मुझे समझ आ जाएगी कि आप लोग मुझे कैच कर पा रहे हैं। और जंतुओं में ये जो विभाजन होता है, अभी मैंने आपको पौधों से रिलेटेड बात बताई, तो जंतुओं में ये विभाजन कब होता है, किस समय होता है? जब गैमीट का निर्माण होता है तब ये होता है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है एंजाइम्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स या फिर शर्करा। विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम संरचनात्मक रूप से प्रोटीन होते हैं, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है इनका, ये प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम प्रोटीन के समान अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। आपको मैंने बताया था अमीनो एसिड जो होता है ना, ये क्या होता है? सिंपली आप ये समझिए, प्रोटीन के निर्माण की छोटी इकाई होती है। प्रोटीन के निर्माण की छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड। जैसे कि सिंपल सा एक पूरा ये हार है, पूरा हार में जैसे छोटी छोटी मोतियाँ बनी हुई हैं, तो ये इस हार को एक समझ लीजिए कि प्रोटीन है, ठीक है। तो ये हार जो है प्रोटीन है, इसमें जो छोटी छोटी मोतियाँ लगी हुई ये है अमीनो एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड, प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन के निर्माण की छोटी इकाई है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा। चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है विकल्प सी से होता है जल का बहाव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई या फिर ओजोन परत की मोटाई मापने में। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। शाबाश, क्या बात है, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, जबरदस्त। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो आपका जवाब हो जाएगा डॉप्सन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, ये सारे एकदम से जानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है ये। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, रीजन क्या है? 4 विकल्प आप सभी के सामने है और फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा वही तैरेगा, जिसका ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा।
कम होगा तभी तो तैरेगा ना। तो कॉन्सेप्ट ये हमेशा होना चाहिए, उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। अगला बड़ा ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। ये सभी एकदम से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है इनका, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन का जो कलेक्शन है ना बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया आपके एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से। आगे देखिए, विकल्प ए सही होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, आपसे ऐसे ही सुपर फास्ट रिप्लाई की उम्मीद थी, सुपर फास्ट रिप्लाई, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शाबाश, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, रीजन क्या है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, या फिर पानी की पाइपों के संकुचन के कारण पानी की पाइपें सिकुड़ जाती हैं, या उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से ऐसा होता है। विकल्प आपका कौन सा सही होता है। बिल्कुल सही जवाब है, 100% लॉक किया जाए विकल्प ए को, क्योंकि जमने पर पानी फैल जाता है, जब पानी फैल जाता है तो पाइप क्या होती है, फट जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। यहाँ से पूरी वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर फंसेगा एग्जाम में, 100%, और यही सारे क्वेश्चन बार बार डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हुए हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, -40 डिग्री है। क्या है, -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है। विवर्तन है, ध्रुवण है, परावर्तन है, व्यतिकरण है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, ध्रुवण। विकल्प आपका बी सही होता है, ध्रुवण की घटना नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर और कोशिका, या फिर ग्रामोफोन है। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर, या फिर विकल्प आपका ये सही हो जाता है, माइक्रोफोन द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, क्लियर है, माइक्रोफोन ही है। अगला क्वेश्चन है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस होता है, या फिर कौन सा दर्पण होता है। चलिए जल्दी से बताइए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, या फिर अवतल दर्पण। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखते हैं पहली रिप्लाई किसकी आती है। पहली रिप्लाई, आपके नाम की रिप्लाई पहले नंबर पे आनी चाहिए, ये जोश होना चाहिए आप में। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। पराबैंगनी क्षेत्र होता है, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, या फिर दृश्य क्षेत्र और रक्त क्षेत्र। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, दृश्य क्षेत्र, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। किस में ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3। नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, करेक्ट। कौन सा होगा, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीला धोता क्या है। नीला धोता कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, या फिर सोडियम सल्फेट है। नीला धोता, ये सारे क्वेश्चन हम करवाए हैं, आपको पता होगा लाइव सेशन में सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। नीला धोता, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट CuSO4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा है। खाने का सोडा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड है। खाने का सोडा NaHCO3 है। विकल्प आपका बी सही होता है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रुकना नहीं, थकना नहीं जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। टांका एक मिश्र धातु है। टांका एक मिश्र धातु है
ध्यान से बताइए। टिन और शीशे की, टिन और तांबे की, टिन तांबा और जस्ते की, टिन शीशा या फिर जस्ते की, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। टांका एक मिश्र धातु है, टांका मिश्र धातु है। चलिए भाई, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ये टिन और शीशे की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? स्टील है, पीतल है, ब्रांज है, तांबा है। मिश्र धातु कौन सी नहीं है? स्टील है, पीतल है, ब्रॉन्ज है, तांबा। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये कॉपर, ऑप्शन आपका डी सी हो जाता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बात है भाई, जोश ऐसे होना चाहिए, एकदम से इनएक्टिव फॉर्म में। आप लोग अभी एक्टिव फॉर्म में कब आएंगे? एग्जाम के बाद। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोश और जुनून की क्लास, वनडे एग्जाम टारगेट के साथ। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ए हाइड्रोजन है। विकल्प आपका ए सही होता है, हाइड्रोजन है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? जलाने का मतलब ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा? H2O ही बनेगा। ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी, पानी बनेगा ना। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है और साथ ही साथ में उसका ऑप्शन कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? भाई रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, HCN और मस्टर्ड गैस है या फिर भाप अंगार गैस है? किसका प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय? चलिए भाई फटाफट से बताइए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, मस्टर्ड गैस का। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। विकल्प यहाँ पर समजात और समवृत्ति अंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताते चलते हैं। समजात अंग जो होते हैं, इन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान होती है। मतलब इन जो ये अंग होते हैं, जैसे दो समजात अंग, एग्जाम्पल आपको बताएंगे। जैसे पक्षियों के पंख और मेढक के जो अग्रपाद होते हैं, पक्षियों के पंख और मेढक के अग्रपाद एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं। इनकी जो मूल रचना होती है वो और उत्पत्ति एक समान होती है, लेकिन इनके कार्य जो हैं समान नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पक्षियों के पंख और मेढक के अग्रपाद, पक्षियों के पंख उड़ने के लिए होते हैं, मेढक के अग्रपाद उड़ने के लिए नहीं होते। इनकी उत्पत्ति और रचना समान होगी, मूल रचना और उत्पत्ति समान होगी, लेकिन जो मतलब इनके कार्य होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल है मनुष्य की बाजू और घोड़े की अगली टांगें। तो इनकी उत्पत्ति और रचना एक समान है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। अब बात करेंगे समवृत्ति अंग की, समरूप अंग की, ठीक है। तो इन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान नहीं होती, लेकिन इनके कार्य समान होते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है, एक आपका पता है तो दूसरा आप जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर चमगादड़, पक्षी और चमगादड़ के पंख, तो ये देखिए यही हुआ ना, एक पक्षी और चमगादड़ के पंख हुआ, और पक्षियों और कीटों के पंख होते हैं, करेक्ट। यहाँ पर क्लियर हो गया, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर बता दिया, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, समवृत्ति अवयव। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीट में क्या क्या होता है? कीट में क्या क्या होता है? कीट के लक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन ये उठाया गया है। कीट में क्या क्या होते हैं? 3 जोड़ी टांगे होती हैं, 4 जोड़ी टांगे, ये सिर, वक्ष और पेट होता है, बटा होता है, रीजन बटा होता है, थोरैकिक रीजन और फिर ये सब। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, विकल्प आपका सी, सिर, वक्ष और पेट में बटा होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में तो मिलता ही है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। कोई भी कोशिकांग है तो कोशिकांग हुआ, ये केंद्रक होता है। फिर उसके बाद यहाँ जीव द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है केंद्रक के बाहर ये जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो कहाँ पर पाया जाता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? अगला क्वेश्चन ही आ गया है भाई।
तो चलिए बताइए जल्दी से, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम है। विकल्प आपका कौन सा सही होता है? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। बी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। आगे बढ़ते हैं, इसी एटीपी को कहते हैं ऊर्जा के सिक्के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? चलिए, इन्वर्टेज है, अमाइलेज है, डिहाइड्रोजिनेज है, एनहाइड्रेज है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? फटाफट से बताइए जल्दी से। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च कैसे होता है? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है बी एमाइलेज है। विकल्प आपका बी सही होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही, ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना आपके लेवल के अकॉर्डिंग है, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन हैं जो कि आपके हायर बुक से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? यानी कि जो पूंछ होती है किस संरचना से जुड़ी हुई होती है? बृहदांत्र, बड़ी आंत होती है, क्षुद्रांत, छोटी आंत होती है, पित्ताशय, आमाशय। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए, विकल्प आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे जल्दी से आप लोग बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। लास्ट में यहाँ पर जाकर के ये ऐसे ही ना, यहाँ से ये जो पूंछ होती है ये बड़ी आंत से जुड़ी होती है, छोटी आंत तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ये पूरी उसमें अंदर पैक होती है। आगे बढ़ेंगे, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त की श्यानता का प्रमुख कारण, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। मानव रक्त की श्यानता का प्रमुख कारण, रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिम्बाणु, या फिर रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, या फिर सभी। मानव रक्त की श्यानता का कारण, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, रक्त में प्रोटीन की मौजूदगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किस में? अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, या फिर गेहूं में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, लेकिन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अरहर में, सोयाबीन, उड़द, या फिर गेहूं। विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रेसिन, ट्रिप्सिन। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम से एनर्जी के साथ रिप्लाई करते रहिए, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी केराटिन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? केसर में क्या होता है? पत्ती और तना लिया जाता है, या फिर क्या होता है? पंखुड़ियों और जड़ों का मिश्रण होता है, फूल के बीज बनाने वाले भाग होते हैं, या फिर बीज और कलियों का एक मिश्रण होता है? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? चलिए बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है केसर। केसर का बोटानिकल नेम है क्रोकस सटाइवस। ये फूल के स्त्री वाले भाग से प्राप्त किया जाता है, फूल के स्त्री वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये फूल के बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण होता है। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं? प्रकाश संश्लेषण है, जल का अवशोषण है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों की जड़ों का कार्य, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के हरे भागों से होती है जहाँ पर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है किससे? मतलब किस प्रोसेस में? इलेक्ट्रोलिसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, या फिर कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण आपको हमने कई बार बताया है,
जो भोजन बनता है लास्ट में, प्रकाश ऊर्जा है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को लेकर के क्लोरोफिल होता है, फिर उसके बाद से पानी, इन सभी की उपस्थिति में, और सूर्य का प्रकाश होता है तो फिर बाद में जाकर के ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जो भोजन में ऊर्जा होती है हमेशा रासायनिक ऊर्जा होती है, और प्रकाश ऊर्जा यहाँ पर ली जा रही है सनलाइट में, ये प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश बैंगनी प्रकाश है, लाल प्रकाश है, नीला या फिर हरा प्रकाश। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, लाल प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए सर्वाधिक जो क्रियाशील प्रकाश होता है, विकल्प आपका बी से हो जाता है, लाल प्रकाश है। सभी लोग एक बार, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, एकदम से जोरदार तरीके से, बिंदास तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? आप लोग जल्दी से बताइए, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है या फिर कवक है? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? सारे क्वेश्चन का जो कलेक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद एग्जाम देने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आकर के कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके फंसे थे। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? फ्लोराइड है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, आर्सेनिक है। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, नाइट्रेट है। विकल्प आपका सी से होता है, नाइट्रेट है। चलिए, हम क्वेश्चन बोलते देर ना हो कि आप लोगों की रिप्लाई फटाफट से कमेंट सेक्शन में आ जानी चाहिए, ये स्पीड होनी चाहिए अब एकदम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी? अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी? बिल्कुल सही जवाब है, 100%। विकल्प आपका डी से हो जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है ल्यूकेमिया में। कैंसर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को हम कैंसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? विटामिन ए बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। गाजर है, गाजर की जड़ों में, पके पपीते के फल में, पके हुए टमाटर के फल में या फिर पके हुए आम के फल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं किसका किसका सही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोग पूरे वीडियो में देख रहे होंगे। शाबाश, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, पके हुए आम के फल में। विकल्प आपका डी सही होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे आगे हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? आयरन की सर्वाधिक मात्रा, लोहे की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? सेब है, आंवला है, लीची है, अनानास है। अब ये चारों विकल्प में से सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? वैसे आयरन अलग अलग चीज़ों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत पाया जाता है, पालक वगैरह में, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प दिया गया उसमें से ही हमें चुनना है। विकल्प आपको कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, सेब है। सेब का बोटानिकल नेम क्या है? सेब का वानस्पतिक नेम क्या है? जल्दी से, किसी को पता है? चलिए आपको बताते हैं, मैलस डोमेस्टिका, मैलस डोमेस्टिका। अच्छा, सेब में जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसायनिन की वजह से, एंथोसायनिन की वजह से होता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेब से रिलेटेड बनता है, तो सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रक्त समूह का आविष्कारक है, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? चलिए फटाफट से बताइए। लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच या फिर लुई पाश्चर।
ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। कॉल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ए बी और ओ को सर्वदाता कहते हैं, ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था किसने? चलिए जल्दी से बताइए, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? वैंटिंग ने, स्लाइडन और स्वान ने। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। ब्राउन ने, हुक ने कोशिका की खोज की थी। आगे बताइए, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये वैंटिंग के द्वारा किया गया था। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एफ.जी. वैंटिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, पुनरावर्तन सिद्धांत। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मुलर, वीजमैन, अर्नेस्ट हैकेल, मॉर्गन। चलिए जल्दी से बताइए, पुनरावर्तन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, पुनरावर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। इस सिद्धांत के अनुसार ये है कि जब भ्रूणीय परिवर्धन होता है, जब भ्रूणीय विकास होता है, तो हर जाति अपने जाति विकास को दोहराती है। मतलब जिस तरीके से उनके पीछे के जो पूर्वजों की, मतलब जो हमारी जाति का विकास जिस तरीके से हुआ है, तो वो रिपीट किया जाता है भ्रूणीय परिवर्धन में, जब भ्रूणीय अवस्था होती है तब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीकी। प्रतिरक्षण तकनीकी क्या है? प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसके द्वारा? विकल्प आपके यहाँ पर बी से हो जाता है, एडवर्ड जेनर। आपको बताते चलते हैं, प्रतिरक्षण तकनीकी वो होती है जैसे मतलब जो बीमारी हुई है, सिंपल भाषा में इसे कह सकते हैं वैक्सीन। जो बीमारी हुई है उसके सूक्ष्मजीव शरीर के अंदर डाले जाते हैं, जिससे कि अंदर जाकर के वो उस रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये होती है प्रतिरक्षण तकनीकी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? आपको बताना है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा। चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? विकल्प आपका डी से हो जाता है, हाइनीमैन। अगला क्वेश्चन, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जूफिली, हाइड्रोफिली, एंटमोफिली, एनिमोफिली। शाबाश, जल द्वारा परागण कहलाता है। विकल्प आपका बी सही होता है, हाइड्रोफिली कहलाता है। विकल्प आपका बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाता है? जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाता है? क्लिस्टोगैमी, एलोगैमी, ऑटोगैमी, या फिर कौन सा विकल्प आपका सही होगा? जो परागण बंद पुष्पों में होता है उसे हम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो इसे कहते हैं हम, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, क्लिस्टोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण क्या होता है? पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है क्या? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? नर संतान का निर्माण, दुर्बल संतान, अच्छी संतान, बीजों का निर्माण। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही है, पर परागण लाभदायक होता है ये अच्छी संतान के लिए। विकल्प आपका सी सही होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई की नोक में होता है फास्फोरस, पेंटाऑक्साइड होता है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस। फास्फोरस पे ही टिकी है और बाकी श्वेत है कि लाल है, ये आपको बताना है। दिया सलाई की नोक पर बस इतना जानिए आप, कलर कौन सा होता है? बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, सी लाल फास्फोरस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? आपको मैंने बहुत बार बताया, अपर रूप होता है या फिर आइसोमर या आइसोबार या फिर समाकृतिक, समान समान आकृतियाँ। हाँ, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। अपर रूपता जानते किसे कहते हैं? जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है, एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो उसके इस गुण को कहते हैं अपर रूपता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? जल अपघटन है, ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजनीकरण है, ओजोन अपघटन है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प सी हाइड्रोजनीकरण होती है। विकल्प सी से होता है हाइड्रोजनीकरण है। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में ली जाती है?
अब यहाँ पर वियोजन होता है, अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, आयनन होता है। विकल्प कौन सा सही होगा? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? यहाँ पर प्रक्रिया काम आती है। विकल्प बी अपचयन होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? आप बताइए जल्दी से, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? जल्दी से आप देखिए, कॉमन सेंस यूज करिए, कॉमन सेंस इसमें यूज करना है, फिर आपको बताना है। अति ज्वलनशील होती है इस वजह से नहीं पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है। ये सबसे हल्की गैस होती है, पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं इसलिए ये वायुमंडल में पाई नहीं जाती है। ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पानी बना देती है। चलिए भाई, बिल्कुल सही जवाब है, ये सबसे हल्की गैस होती है, तो ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ऊपर ही रहती है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, पीड़ा दूर करने के लिए। चलिए जल्दी से, पीड़ाहारी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए भाई, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, आयोडीन है। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, आयोडीन है। एकदम से पूरी एनर्जी और जोश आप में दिखना चाहिए, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। कब दिखेगा भाई, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेते हैं। नाइट्रेट्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्राइट है, फ्लोरीन है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेते हैं। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? देखिए, पौधे जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है डायरेक्टली उसे नहीं ग्रहण करते हैं, उसमें क्या करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में, मतलब ये देखिए, खुली जो फ्री नाइट्रोजन है ना, जो वायुमंडल में उड़ रही है, उसको नहीं लेते हैं, उसको बदलते हैं, नाइट्रेट्स में बदलते हैं, उसको और फॉर्म में चेंज करते हैं, यौगिक में बनाते हैं, फिर उसके बाद वो पौधे उसको ग्रहण करते हैं। तो ये नाइट्रेट्स में बनाते हैं, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करते हैं, फिर उस नाइट्रेट्स को ये लेते हैं। डायरेक्टली वायुमंडल वाली नाइट्रोजन को ये नहीं ले पाते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर ए सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प, सभी वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना। विकल्प आपका डी से हो जाता है, ऑक्सीजन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसमें से वो कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस कौन सी नहीं है? हीलियम, नियॉन, जेनॉन, फ्रेऑन। नोबल गैस पूछा जा रहा है, अक्रिय गैस, अक्रिय 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 गैस है, ठीक है। विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, फ्रेऑन। अच्छा, फ्रेऑन का उपयोग कहाँ पर होता है, कोई बता सकता है? नीचे जल्दी से बताइए कमेंट करके। आगे देखिए, आगे आगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है। फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी जल्दी से आप लोगों की रिप्लाई आनी चाहिए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, सूर्य की सतह पर। विकल्प आपका हाइड्रोजन के अलावा विकल्प ए सही होता है, हीलियम है, HE। नेक्स्ट है, सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अपक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? देखिए, आपको पता है क्लास 8th की बुक में है, क्लास 8th की बुक में है, SCERT में, वहाँ पर बताते हैं अग्निशामक यंत्र काम कैसे करता है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली अग्निशामक का क्या काम होता है? आग बुझाने का काम होता है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो कन्फर्म है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। लेकिन अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसकी अपक्रिया के कारण? करेक्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के अंदर ना उसके दो, एक शीशा बना होता है, दो इस तरीके से खाने बने होते हैं। तो यहाँ पर तोड़, जब उठा के पहले उसको ना यूज़ करने से पहले उसको तोड़ा जाता है, तो उठा के पटका जाता है, फिर उसके बाद से बीच की ये लेयर खत्म हो जाती है। यहाँ पे जो दोनों अलग अलग होती हैं, H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये दोनों क्रिया करती है, फिर ये टूट जाती है जब दीवार, तो दोनों क्रिया करती है और फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आगे, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया, आग बुझाने वाली गैस कौन सी? बिल्कुल किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट से,
आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है 100% डी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आग लगाने वाली गैस है ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन मिलने से आग तेज पकड़ती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ये आपका है ना कि जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु है तो उसमें कांच भी है। कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? विकल्प आपका यहाँ पर सी से हो जाता है फ्लिंट कांच है। विकल्प आपका सी से होता है फ्लिंट कांच है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियान या फिर आर्गन? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? विकल्प आपका ए सही हो जाता है, हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? विकल्प आपका ए सही होता है, हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम क्लास को कवर करेंगे। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, ब्यूटेन है। कच्छ स्थलों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी है? कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। विकल्प आपका डी से हो जाता है, मीथेन है। दलदली स्थानों पर ये पाई जाती है मीथेन, और इसे हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। खाना बनाने वाली गैस जो इसमें विकल्प है उसके अकॉर्डिंग आपका विकल्प सी से हो जाता है, मीथेन है, CH4 है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। खादानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। खादानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं किसके साथ, किसके मिश्रण से? खादानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण से नहीं। अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो यहाँ पर आपका देखिए विकल्प सी सही हो जाता है, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में विस्फोट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, रेडॉन है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? चलिए फटाफट से बताइए। सिगरेट लाइटर में जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, शाबाश। विकल्प यहाँ पर आपका ये सही हो जाता है, ब्यूटेन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है जिससे कि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? होता है ना कि जो गैस भरी हो, जैसे कि थोड़ा सा भी सिलेंडर खुला हुआ होता है तो गैस महकने लग जाती है, तो इससे पता चल जाता है भाई इसको तुरंत बंद करना जिससे कि दुर्घटना होने से बचा रह जाए। तो ये होती है, विकल्प आपका सी सही हो जाता है, उमर कैप्टन है, ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता? प्रकृति खुद चुनती है या फिर सर्वोत्तम की उत्तरजीविता वही बचा रहता है जो कि सर्वोत्तम होता है? ये के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखिए, लैमार्क है, ह्यूगो डी व्रीज है, मेंडल है, डार्विन है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? 100% हम बढ़ेंगे यहाँ पर। ये जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, चार्ल्स डार्विन ने दिया। विकल्प आपका डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? किसके द्वारा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर बी, लैनिक ने। विकल्प आपका बी सही होता है, लैनिक के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प आपका सी से होता है, चेचक से जुड़े हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? टार्पिटोलॉजी है, जियोग्राफी है, डेमोग्राफी या फिर टेलियोलॉजी कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है, विकल्प आपका यहाँ पर सी से हो जाता है, डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, ये तो ऊतक विज्ञान है। गायनेकोलॉजी, ये संबंधित है। गायनेकोलॉजी जो है किससे संबंधित है? गायनेकोलॉजी। सेरोलॉजी, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, सेरोलॉजी है एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है। गायनिकोलॉजी होता है स्त्री रोग विज्ञान होता है ना। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? चिड़िया से है, कोशिका संरचना, शरीर रचना और वातावरण से, किससे? इकोलॉजी का संबंध होता है, विकल्प आपका यहाँ पर सी से हो जाता है, शरीर संरचना और वातावरण से होता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला है, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? माहू जो पेड़ों पे लगता है, वाइट वाइट सा होता है, बहुत परेशान कर देता है गुड़हल वगैरह के पेड़ पर। मकड़ों का अध्ययन है, मक्खी पालन है, बरूथी का अध्ययन है, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ये मकड़ों का अध्ययन है, विकल्प आपका बी सही होता है। ठीक है, मकड़ों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिए, नाभि रज्जु, आगे बताइए। नाभि रज्जु, ये नाभि रज्जु जो है प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, विकल्प आपका सी सही होता है। नेक्स्ट है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस या फिर नियोप्लेसिया। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, न्यूट्रोफिलिया है। अगला क्वेश्चन, किसी ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? मतलब किसके बने होते हैं? किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो ये होते हैं केराटिन के, विकल्प आपका सी से होता है, केराटिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से या उपयुक्त सभी से? उपयुक्त सभी यहाँ पर विकल्प आपका सही होगा, विकल्प आपका डी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रजनन है, प्रतिरूपण। तो यहाँ पर देखिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन ये कहलाता है उत्परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें क्रोमोसोम का विवरण क्या होगा? ध्यान से देखिए, अब आगे सही आप बता पाएंगे। चलिए फटाफट से देखिए और बताइए। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, 44A + X0। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, मतलब गोल सा छोटा सा हो जाता है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? छछूंदर, कंटक चूहा, से ही अपोसम? कंटक चूहा, विकल्प आपका बी से हो जाता है, कंटक चूहा। अगला क्वेश्चन, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। स्तनपायी जो होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जन वाले प्रोडक्ट, उत्सर्जन पदार्थ होता है ना, उत्सर्जनीय पदार्थ होता है, मूत्र होता है, तो उसमें क्या अधिकता में पाया जाता है, यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। हिंदी शुद्ध इतनी ज़्यादा लिख दी गई है ना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प आपका सी से होता है, यूरिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन नियत तापी प्राणी है? निम्न में कौन नियत तापी प्राणी है? वेल है, वेल शार्क, बिल्कुल सही जवाब है, 100% ए को लॉक किया जाए, वेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस लेने वाला जीव मछली है, कबूतर है, मेंढक या फिर तिलचट्टा? आप लोग की रिप्लाई ना उतनी फास्ट नहीं आ रही जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुपर फास्ट रिप्लाई करते रहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश।
विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, सी है, मेंढक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज की? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, सी, एंजाइम की। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? चलिए जल्दी से बताइए, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन है, स्टार्च है, फाइबर है, वसा है? शाबाश, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, लार्ज किसके पाचन में सहायक होती है? विकल्प आपका बी सही हो जाता है, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के अमाशय में अम्ल यक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यक्स क्या है? एसिटिक अम्ल है। ये पूछा जा रहा है कि आपको पहले बताया जा रहा है मानव के अमाशय में एक अम्ल उत्पन्न होता है जिसका नाम एक्स है और ये भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो एक्स का नाम आपको बताना है। एसिटिक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक है, सिट्रिक अम्ल है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से बताइए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, सी, HCl है। विकल्प आपका सी सही होता है, HCl है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क, अग्नाशय, गला या फिर किडनी में? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? शाबाश, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। विकल्प आपका ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आप लोग जानते होंगे आजकल ना सभी दूध जो होते हैं इंजेक्शन लगा करके निकाले जाते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और दूध जल्दी निकल जाता है, कुछ ऐसा होता है। तो अक्सर ना बाहर के दूध पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कैसा है, इंजेक्शन लगा लगा करके दूध उतारा जाता है। सोमैटोट्रोपिन है, ऑक्सीटोसिन है, इंटरफेरॉन या फिर इंसुलिन है? विकल्प आपका बी से हो जाता है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन, और स्तन ग्रंथियों से दूध निकलने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जब नेचुरल वे में या फिर जब नेचुरल वे में कोई चीज़ होती है तो नॉर्मली होती है, लेकिन उसी को इंजेक्शन लगा करके ज़्यादा दे दिया जाता है तो फिर वो ज़्यादा दूध निकाल करके अपना मतलब व्यवसाय करते हैं, जो कि हानिकारक होता है। आगे बढ़ते उसके लिए भी होता है, जो गाय भैंसें होती हैं बेचारी उनके लिए भी, और जो पीते हैं उनके लिए। खाली उसमें से फायदा किसी का होता है तो दूध बेचने वालों का होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, TSH है। TSH क्या है? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड है, एड्रिनल है, जननांग है, पिट्यूटरी है? वृद्धि हार्मोन विकल्प आपका ये सही हो जाता है, डी, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी? ऑक्सीटोसिन अभी आप लोगों ने पढ़ा है एक क्वेश्चन के पहले वाला। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी? पीयूष है, पीनियल है, एड्रिनल है, अंडाशय है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ऑक्सीटोसिन विकल्प आपका ये सही होता है, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है? घटता है या फिर बढ़ता है? जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब जो होता है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? ये आप लोगों ने अभी देखा भी था, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, तो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ये बृहदांत्र होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? मतलब जो छोटी आंत है इसके 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मध्यांत्र नहीं, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणीय, ये विकल्प आपका डी सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में कौन सा रक्त
कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? विकल्प आपका सी से हो जाता है, परावर्तु हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग वर्णांधता है, रतौंधी है, रक्तहीनता है, तपेदिक है? विकल्प कौन सा सही होगा? शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, लौह की कमी से ये हो जाता है विकल्प सी, रक्तहीनता है, अनीमिया है। चेचक, स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? स्मॉल पॉक्स पहली बात तो ये बताइए किसकी वजह से होता है, वायरस है या फिर बैक्टीरिया? तो आपको वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के आप जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की जो ट्रिक है वो आप देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। चेचक से पहली बात तो ये बताइए ये वायरस से होता है, और साथ ही साथ में किस वायरस से होता है? आपको बहुत बार कराया जा चुका है, विकल्प आपका बी से हो जाता है, वेरियोला वायरस से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? जैंथोफिल ना, राइबोफ्लाविन, राइबोल्यूज? विकल्प आपका डी से हो जाता है, कैरोटीन। थोड़ा थोड़ा सा जो हल्का पीलापन होता है ना, कैरोटीन की वजह से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है जो प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? संचरण का जो मीडियम होता है वायु होता है, कौन से रोग में? प्लेग है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर हैजा है? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, टीबी ये जो होता है किसकी वजह से होने वाला रोग है? जीवाणु है या फिर विषाणु है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम नाम में ही आ गया ना बैक्टीरियम, तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, BMT परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किसके? BMT किसकी पहचान के लिए होता है? BMT चलिए जल्दी से बताइए, डेंगू की, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर HIV एड्स की? बिल्कुल सही जवाब, विकल्प आपका सी से हो जाता है, बी से। BMT से होता है बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल्स डेंसिटी होता है, मतलब बोन में मिनरल की डेंसिटी कितना होती है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए होता है। एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, विषाणु से, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। HIV से होता है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होगा आप बताइएगा। और ये होने वाला है होता है जो ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी सही होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। विकल्प आपका बी सही होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए लास्ट में चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का हमारा पहला सवाल है, लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती हैं, मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या बनता है? साइट्रिक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल, या फिर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, या फिर लैक्टिक एसिड बनता है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन। अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई, या फिर ओजोन परत की, या फिर शोर के मापन में? अगला क्वेश्चन, वह तापमान आपको बताना है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर सेम होता है। 40 डिग्री, -40 डिग्री, -34 डिग्री, या फिर -140 डिग्री? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इतने सारे क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी हमेशा की तरफ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।